गवर्नमेंट स्कूल से आने वाले पब्लिक फंडेड एजुकेशन की जनता के पैसे पर फायदा उठाएंगे और पढ़ेंगे, सस्ती शिक्षा लेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। सबको पब्लिक फंडेड इक्वल एजुकेशन देनी पड़ेगी, फॉर्मल रोड एजुकेशन देनी पड़ेगी। क्या अगर सरकारी स्कूल अच्छे हो गए तो दिल्ली सरकार का एक मंत्री बताए जिसका बच्चा उन सरकारी स्कूलों में पढ़ता है? क्या मनीष सिसोदिया का बच्चा या उनके फैमिली का कोई परिवार का कोई रिलेटिव उनके सरकारी स्कूल में पढ़ता है? सरकारी स्कूल की जो इस समय हालात है वो हम सबको पता है। क्या सभी सरकारी स्कूलों में बैठने की पूरी सुविधाएं हैं? आप जाइएगा दूर दराज के दिल्ली के इलाकों में, दिल्ली सरकार बहुत छाती पीट रही होगी कि या कंधा थपथपा रही होगी कि हमने बहुत अच्छे स्कूल्स कर दिए, पर आप जाके देखिएगा आज भी टाटपट्टी पे पढ़ाई हो रही है। अंग्रेजी प्रथा नहीं है, ये हमारे आज के भारत में भी जो दोहरी शिक्षा नीति लागू है। और नमस्कार दोस्तों, मैं राजशेखर और आप देख रहे हैं सुपर जस्टिस न्यूज़। इस समय मौजूद हैं दिल्ली विश्वविद्यालय आर्ट्स फैकल्टी के सामने, जहां पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे KYS के कुछ सदस्य आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो जानते हैं हम इनकी क्या क्या मांगे हैं और किन मांगों को लेकर आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम ललिता। जैसे कि आप लोगों ने आज प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया, इसकी क्या मुख्य मांगे क्या क्या हैं? देखिए, आपको ये मालूम होगा कि पिछले कुछ समय से स्टीफेंस कॉलेज में और DU के बीच में एक टसल चल रहा है। वो टसल इस बात को लेकर है कि DU ने एक कॉमन एंट्रेंस का प्रोसीजर लाया है आगे एडमिशन्स के लिए, पर स्टीफेंस इस बात पे अड़ा हुआ है कि वो CUET यानी कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बावजूद इंटरव्यू के मार्क्स को भी 15% वेटेज देगा। अब इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि सेंट स्टीफेंस जैसे जो कॉलेजेस हैं जिन्होंने अपना एलिटिज्म को बरकरार रखा है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि केवल अभिजात वर्ग का ही बहुत छोटा हिस्सा उसके अंदर पढ़ने के लिए पहुंच पाता है और तमाम तरह की अपॉर्चुनिटी को तक पहुंच बना पाता है। तो हम ये देखते हैं कि एक जिसको कॉमन एंट्रेंस प्रोसीजर कहा जा रहा है, उसके बावजूद सेंट स्टीफन कॉलेज अपना ये वर्ग चरित्र बनाए रखने के लिए ये इंश्योर करती है कि हम इस तरह का प्रोसीजर लाएं, क्योंकि इंटरव्यू जैसे प्रोसीजर के अंदर बहुत आसान हो जाता है किसी के बैकग्राउंड का एनालिसिस करना और उसको उसके बेसिस पे शिक्षा से काटना या छांटना। और जिस तरह से हम सेंट स्टीफन्स का इतिहास उठा के देखते हैं तो किस तरह का वर्ग वहाँ पे पहुँच पाता है और कौन सा ऐसा छात्रों का वर्ग है जो सरकारी स्कूल से पढ़ के आता है, जो हाशियाई वर्गों से, समुदायों से है, जो वहाँ तक जाने का कभी सपना भी नहीं देख पाता है। तो इसी तरह के विशेषाधिकार को बनाए रखने के लिए सेंट स्टीफेंस अपनी जिद पे अड़ा हुआ है और उसके बारे में कोर्ट में भी सुनवाई होगी और इसी मुद्दे के ऊपर हम दोबारा यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं ये डिमांड करने के लिए कि ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये कुछ लोगों का शैक्षणिक अधिकार नहीं है, इसके ऊपर इस देश की जो मेहनतकश जनता है, उनके जो बच्चे हैं, उनका अधिकार है और वो इस अधिकार को छीन के लेंगे। ये हमारा आंदोलन कहना चाहता है। CUET को जो लागू किया गया है वो तो कॉमन परीक्षा हो गई है, उसके बिना एडमिशन होगा ही नहीं, तो उसके बावजूद जो सेंट स्टीफन कॉलेज है वो अपनी मांगों पर क्यों अड़ा हुआ है? देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि सेंट स्टीफन्स के अंदर जिस तरह का इतिहास रहा है कि विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के अंदर भी एक खास वर्ग है जो वहाँ तक पहुँच पाता है और सेंट स्टीफन्स ये इंश्योर करना चाहता है कि पिछड़े समुदायों से आने वाले जो छात्र हैं, जो युवा हैं, उनको इस तरह की क्वालिटी एजुकेशन के अंदर एक्सेस नहीं मिले, जिससे वो विशेषाधिकार जिस तरह से है स्टेटस को बना रहे, जिससे बरकरार रहे। यही सेंट स्टीफन्स का पहले भी रवैया रहा है और अभी भी लगातार उनका यही रवैया बना हुआ है, जबकि यूनिवर्सिटी के साथ उनका टसल जारी है, पर वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तो ये विशेषाधिकार को बचाए रखने की लड़ाई है जो मोर्चा सेंट स्टीफेंस ने लिया और उसके खिलाफ हम यहाँ पे आज इकट्ठा हुए हैं। अच्छा मैम, जैसे कि DU प्रशासन के अंतर्गत सभी कॉलेज आते हैं दिल्ली के अंदर, तो सेंट स्टीफन जो अपनी मांगों मतलब अपने पढ़ा हुआ है वो कॉमन परीक्षा के बावजूद 25% जैसा आप बता रहे हैं, तो क्या लगता है आपको क्या वजह है इसके पीछे सारी? देखिए, ये बहुत ही साफ स्टीफेंस कॉलेज की एलिटिस्ट पॉलिसी है, एक्सक्लूजनरी पॉलिसी है, डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी है, एंटी पुअर स्टूडेंट पॉलिसी है, एंटी गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट पॉलिसी है। और बेशर्मी की बात है कि एक यूनिवर्सिटी के अंदर जब आपको हाईएस्ट अथॉरिटी वाइस चांसलर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये नीति लागू कर चुका है कि सभी का एडमिशन कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पर होगा, उसके बाद भी स्टीफेंस कॉलेज का ये तुला रहना इस बात पर कि नहीं, वो 15% वेटेज जो इंटरव्यू की पॉलिसी को देते हैं उसके साथ लागू जारी रखना चाहते हैं। ये साफ दिखाता है कि किस तरीके से हमारे देश में आज भी यूनिवर्सिटी कैंपसेस के अंदर जहाँ पर डेमोक्रेसी के आइडियल्स हमें पढ़ाए जाते हैं, इक्वालिटी की बात की जाती है,
वो इसी यूनिवर्सिटी के अंदर, वो इन्हीं यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के अंदर पाए नहीं जाते हैं, हकीकत में उससे कोसों दूर रहते हैं। लास्ट टाइम जब हमने यहाँ पर इसी इशू को लेकर स्टीफेंस कॉलेज के सामने प्रोटेस्ट किया तो ये बेशर्मी है एडमिनिस्ट्रेशन की, तो मेमोरेंडम तक लेने से उन्होंने मना कर दिया। ये बेशर्मी है यहाँ के स्टीफेंस कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन की, और ये साफ साफ ये दिखाता है कि वो अपना एलिटिज्म बनाए रखना चाहते हैं। वो लगातार ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इस यूनिवर्सिटी के स्टीफेंस कॉलेज में एक प्रीमियर पोजीशन जो उन्होंने अपनी बना रखी है, हायरार्की जो बना रखी है, उसको बरकरार रखना चाहते हैं इस तौर पर कि वो चाहते हैं कि समाज में जो केवल बेस्ट ऑफ प्राइवेट स्कूल से जो अमीरों के बच्चे आते हैं, केवल उनके बीच में कंपटीशन करके बेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को वो एडमिशन दें, और जो हाशिए के समुदाय से छात्र आते हैं जिन्हें वाकई में क्वालिटी एजुकेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जिन्हें वाकई में पब्लिक फंडेड एजुकेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उन्हें लगातार सिस्टमैटिकली स्टीफेंस कॉलेज केवल अपने स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए, सो कॉल्ड स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए उन्हें एक्सक्लूड करता रहे, उन्हें लगातार बेदखल करता रहे। तो ये साफ सी बात है कि ये केवल अंग्रेजी प्रथा नहीं है, ये हमारे आज के भारत में भी जो दोहरी शिक्षा नीति लागू है और बेशर्मी के साथ कई जगह एग्जिस्ट करती है, उसका ये प्रतिमान है कि आज हमारी यूनिवर्सिटी में जहाँ पर ज़रूरत थी कि कॉलेजेस में इवनिंग मोड में क्लासेस चलाई जाएं, सभी कॉलेजेस में इवनिंग मोड में क्लासेस चलाई जाएं, नए कॉलेज खोले जाएं, नई सीटें बनाई जाएं। उसके अलावा जो सरकारी स्कूल से छात्र आते हैं, जिनका पहला अधिकार होना चाहिए सरकारी उच्च शिक्षा पर, पब्लिक फंडेड हायर फॉर्मल मोड हायर एजुकेशन पर जिनका पहला राइट होना चाहिए, उन्हें 20% डिप्रीवेशन पॉइंट्स दिया जाए, हमारी डिमांड है। तो वो देने की बजाय लगातार कोशिश की जा रही है CUET के जरिए, उसके बाद में ये 15% इंटरव्यू वेटेज के जरिए उन्हें लगातार बेदखल करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ तक कि हमारी नई शिक्षा नीति में भी ये साफ साफ दिया गया है कि जिन कॉलेजेस के स्टैंडर्ड्स बढ़ते जाएंगे वो ऑटोनॉमस हो सकते हैं। तो ये साफ सी कोशिश है स्टीफेंस कॉलेज की कि वो अपने आप को एक एजुकेशन सिस्टम से अलहदा रखकर अपने एलिटिज्म को, अपने डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड को, अपने शैक्षिक नस्ल भेद को जारी रखना चाहता है, और जिसके खिलाफ आंदोलन हमारा जारी रहेगा। और केवल इस पॉइंट तक जारी नहीं रहेगा कि आप स्टीफेंस कॉलेज में आपको कॉमन एडमिशन पॉलिसी लागू करनी पड़ेगी, उस पॉइंट तक कि यूनिवर्सिटी में इस नए सत्र से हमारी ये बहुत लंबी डिमांड है, बहुत लंबे समय से ये सभी छात्र डिमांड करते आ रहे हैं कि भाई जब कुछ कॉलेजेस में इवनिंग मोड में क्लासेस और बैच चल सकते हैं तो सभी कॉलेजेस में क्यों नहीं इवनिंग मोड में क्लासेस चलाई जाती। उसके अलावा नए कॉलेज और नई सीट्स क्यों नहीं खोली जाती, गवर्नमेंट स्कूल से आने वाले स्टूडेंट्स को क्यों नहीं डिप्रीवेशन पॉइंट्स दिए जाते। जब तक ये नहीं होगा तब तक हमारे समाज में लगातार गरीब समुदाय से आने वाले छात्र, हाशिए से आने वाले छात्रों को इस समाज में सेल्फ फाइनेंस मोड में, SOL में, ओपन लर्निंग में, इनफॉर्मल मोड ऑफ एजुकेशन में ढकेला जाता रहेगा, ताकि वो इस समाज में सस्ता मजदूर बनने के लिए मजबूर होते रहें। और ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आने वाले समाज में, आने वाले समय में हमारी जो मांग है, बहुत बुनियादी मांग है, जनता की मांग है कि समान शिक्षा नीति लागू होनी चाहिए। हमारे स्कूल से लेकर UG से KG से लेकर PG तक सब कोई जो पढ़ना चाहता है उसको रेगुलर मोड में पब्लिक फंडेड एजुकेशन का हक होना चाहिए, फायदा नहीं हक होना चाहिए। और जब तक ये हक नहीं मिलेगा, आपने पहले CUET के विरोध में किया था प्रदर्शन कि CUET को लागू नहीं करना है, अब आप बोले CUET को लागू करो। देखिए, एक बहुत साफ सी बात है कि किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी एजुकेशन सिस्टम में आपको अगर जो प्रतिमान स्थापित करने हैं, अगर आपको कोई एडमिशन पॉलिसी लागू करनी है तो वो ऐसा नहीं हो सकता कि एक हिस्से के एक जगह पर दूसरी तरह से लागू होगी, दूसरी जगह पर दूसरी तरह से लागू होगी। अगर आपने उसको बोल रखा है कि वो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है तो पूरी यूनिवर्सिटी में उसको लागू करिए। ये अलग बात है कि हम उस पर भी जनता का, स्टूडेंट्स का एक वेल एस्टैब्लिश्ड क्रिटिक है कि वो केवल कोचिंग सेंटर्स को प्रमोट करने के लिए और ज़्यादा कंपटीशन को बढ़ावा देने के लिए और ज़्यादा सुनिश्चित करने के लिए कि केवल जिनके पास पैसे है CUET की कोचिंग ले पाने के लिए केवल वो यूनिवर्सिटी तक, पब्लिक फंडेड एजुकेशन तक, नई यूनिवर्सिटी तक पहुंच पाए, वो साजिश तो है ही। पर साथ ही साथ इस तरीके की जो कोशिशें हैं कि अपना अलग अलग कॉलेजेस को एक ऑटोनॉमी देना कि वो 15% वेटेज दे सकते हैं इंटरव्यू को, अपना मनमाना एडमिशन प्रोसेस में क्लॉज डाल सकते हैं, ये और ज़्यादा इस खाई को गहरा करता है कि सरकारी स्कूल से आने वाले छात्र, गरीब छात्रों को किस तरीके से कॉलेज के गेट के बाहर रखा जाए, यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर रखा जाए और केवल सेल्फ फाइनेंस मोड में, डिस्टेंस लर्निंग में धकेला जाता रहे। ये यहाँ पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसीलिए सबसे पहले तो ये स्टीफेंस एडमिनिस्ट्रेशन का इंटरव्यू वेटेज पॉलिसी को खत्म किया जाए, सब जगह एक तरीके की समान
एडमिशन पॉलिसी लागू की जाए और उसके अलावा समावेशी शैक्षिक नीतियों को लाया जाए, जिसमें कि सबसे पहले इवनिंग क्लासेस चलाई जाए सभी कॉलेजेस में, नई सीटें नए कॉलेज खोले जाए, गवर्नमेंट स्कूल से आने वाले छात्रों को 20% डेप्रिवेशन पॉइंट्स दिए जाएं और ये जो लगातार दोहरी शिक्षा नीति हमारी यूनिवर्सिटी में चलती है, परसेंटेज हिस्सा उसे आप सेल्फ फाइनेंस मोड में डिस्टेंस लर्निंग में ढकेल देंगे और प्राइवेट स्कूल से आने वाले पब्लिक फंडेड एजुकेशन की जनता के पैसों पर फायदा उठाएंगे और पढ़ेंगे, सस्ती शिक्षा लेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। सबको पब्लिक फंडेड इक्वल एजुकेशन देनी पड़ेगी, नॉर्मल रोड एजुकेशन देनी पड़ेगी। अच्छा, हमारे साथ कुछ और भी साथी यहाँ पर मौजूद हैं। सर, जैसे कि आप अपने स्पीच में बोल रहे हैं कि निजीकरण शिक्षा किया जा रहा है, तो इससे आपको मतलब क्या परेशानी, शिक्षा निजीकरण हो जाएगी तो? देखिए, निजी शिक्षा का निजीकरण होगा तो सबको परेशानी है। इस देश में हम जान रहे कितनी गरीबी है और पिछले कुछ सालों में जो गरीबी है वो भयंकर रूप से बढ़ी है। और किसी भी देश में वो देश जो एक बराबरी, एक सद्भाव और एक ऐसी प्रणाली पर चले, एक जो समाज को साथ में लेकर चले, ठीक है, उस देश में शिक्षा का बाजारीकरण बिल्कुल ही ठीक नहीं है। वो जो शिक्षा का बाजारीकरण है वो समाज की जो व्यवस्था है, जो एक सबको साथ में लेकर चलने वाली एक समाजवादी व्यवस्था है, उसको नुकसान पहुंचाता है। जैसे तमाम चीज़ें निजीकरण की गई सरकार द्वारा, तो लोग बोलते हैं इस पर कि अच्छी बात है, निजीकरण में अच्छा काम होगा, प्राइवेटाइजेशन जब होता है, प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा काम होता है, तेजी से काम होता है, सरकारी में नहीं होता। तो ऐसी शिक्षा में लोग बोलेंगे काफ़ी लोग। देखिए, मैंने नहीं सुना कि कोई गरीब है वो हॉस्पिटल गया है और वहाँ उसका मुफ्त में इलाज हो रहा है, उसके बाद वो बाहर निकल कर ये कह रहा है कि इस अस्पताल को आप प्राइवेट कर दीजिए। उसका बच्चा किसी स्कूल में पढ़ रहा है, कम दाम में पढ़ रहा है और वो छुट्टी के बाद अपने बच्चों को समझाया कि इस स्कूल को प्राइवेट कर दी जाए। तो जिसके पास पैसा है और जो इस तरह की व्यवस्था चलाना चाहते हैं जिसमें वो मुनाफा कमा सके, ठीक है, वही लोग कहते हैं। गरीब ये बात नहीं कहता। गरीब को इस समय शिक्षा चाहिए, इस समय अस्पताल चाहिए, तो गरीब निजीकरण के विरोध में रहा ही है। अच्छा, तो जैसे कि CUT की बात आप कर रहे हैं कि CUT को लागू करें स्टीफन कॉलेज में, पहले आप CUT के खिलाफ थे, आप बोल रहे हैं आप लागू करें, तो इसमें क्या वजह रही? देखिए, हम लोग ये दो अलग अलग बात है। एक तो स्टीफन कॉलेज है वो एक दो तरह की प्रणाली चलाना चाह रहा है, जिसमें स्टीफन कॉलेज जो है वो एक तरह से जो कॉलेज को अमीरों की जागीर बना के रख देगा, जिसमें गरीब बच्चों का पहुंचना मुमकिन नहीं है। दूसरी तरफ हम जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का CUSET का ये जो प्रस्ताव आया है, जो एंट्रेंस लेने जा रहा है, हम उसकी मुखालफत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उस एंट्रेंस में जो पास होने वाली सबसे बड़ी आबादी होगी वो प्राइवेट स्कूलों और इन सब में होगी, इन सब से आई होगी। सरकारी स्कूल की जो इस समय हालात है वो हम सबको पता है। उसके बच्चों को यहाँ तक उनको कंपटीशन देके उनको पीछे धकेल कर कहाँ तक एडमिशन ले पाना पॉसिबल है, ये मुझे समझ नहीं आता। ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, हम एक ऐसी व्यवस्था क्यों ना बनाए जिसमें सबको शिक्षा मिल सके, जो पढ़ना चाहते हो सब पढ़ सके, ना कि सिर्फ एक दूसरे को रौंद कर आगे निकलने की एक हड़प हो, ठीक है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए ना। शिक्षा अगर चाहिए, लोग पढ़ना चाह रहे तो उनके लिए नए कॉलेजेस खोले जाए, उनके लिए जो तत्काल में इवनिंग कॉलेजेस है उसमें उनको शिफ्ट किया जाए इवनिंग कॉलेजेस बनाकर। तो हम चाहते हैं कि एक ऐसी व्यवस्था हो जहाँ पर सब जो पढ़ना चाहते हैं उनको शिक्षा मिले। अरे आप बात कर रहे हैं बाबा इवनिंग कॉलेज की, तो ऐसे दिल्ली के अंदर कितने कॉलेज तो इवनिंग में नहीं चल रहे अभी? नहीं, जितने कॉलेज, सारे कॉलेज होने चाहिए इवनिंग में, क्योंकि छात्रों की जो संख्या वो लगातार बढ़ रही है और उस हिसाब से, उस औसत के हिसाब से जो नए कॉलेजेस है वो नहीं खुल रहे। तो हमारी तो ये मांग है कि जो भी पढ़ना चाह रहे हैं सभी कॉलेज में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के सभी कॉलेज में उसको इवनिंग शिफ्ट किया जाए और 2 पाली में चलाया जाए और फिर नए कॉलेज का निर्माण धीरे धीरे किया जाए। तो इसके लिए आप DU के पास आ जाए, एडमिनिस्ट्रेटर के पास, DU VC के पास आता है अपना ज्ञापन देना अपना। जी। तो क्या लगता है आपको, क्या मतलब क्या निर्णय आगे से? देखिए, निर्णय हम लोग संघर्ष जारी है हमारा, और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हम संघर्ष करते रहेंगे। हमें उम्मीद है कि जल्दी हमें सफलता मिलेगी और इससे बड़े भी प्रदर्शन होंगे अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी या स्टीफन कॉलेज नहीं सुनता है तो। अच्छा, और भी साथी कुछ हमारे साथ मौजूद है। सर, ऐसी क्या वजह रही जो इस साल देखा जाए तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर मौजूद है, क्या वजह है मुख्य इसके पीछे? देखिए, मुख्य वजह हर साल यही होती है, या हम कहें इस साल नहीं पिछले साल भी वह मुख्य वजह थी, वो है कि आपके पास सीट्स कम है।
दिल्ली विश्वविद्यालय ने कभी भी पिछले लंबे समय से हम देख रहे हैं 30 साल से कोई नया कॉलेज नहीं खोला है। और जब छात्र पढ़ने की मांग करेंगे तो वो सही बात है, यूनिवर्सिटी के बाहर करेंगे, शिक्षा मंत्री से करेंगे कि आप नए कॉलेज खोलिए, नए कैंपस बनाइए, नए कॉलेज खोलिए, नए इंस्टीट्यूशन खोलिए। तो ये मांग सीधी सीधी ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को हायर एजुकेशन में शामिल कीजिए, उसे बाहर मत कीजिए। और इसी की मांग हम आज यहाँ पर इस प्रदर्शन से भी उठा रहे हैं। साथ ही साथ जो तरीका बन गया है यूनिवर्सिटी का, पहले वो तरीका था कट ऑफ सिस्टम की, कट ऑफ में 99% आएगा तो आपको एडमिशन देंगे, 95 आएगा तो आपको एडमिशन देंगे, 94 आएगा तो आपको एडमिशन देंगे। हमारा यहाँ से सवाल ये है कि जिन छात्रों के जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, घटिया सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, जो आप ही के घटिया सरकारी स्कूलों की मार झेलते हैं, उनके जब उन सरकारी स्कूलों में पढ़ने के कारण मार्क्स कमाते हैं तो आप उन्हीं छात्रों को इन सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने का मौका नहीं देते हैं। और आप कहते हैं कि प्राइवेट स्कूल से जो 95% मार्क्स लेकर आए आप उसको दाखिला देते हैं। यानी किस तरह से ये पद्धति जो है वो भेदभावकारी है। तो हम इसके खिलाफ भी आज यहाँ पर हैं कि आप ये इस तरह की भेदभावकारी पद्धति को ख़त्म कीजिए। तीसरी बात जो है वो है सेंट स्टीफन कॉलेज की। वो किस तरह से मनमाने तरीके से इस बात को लागू करने पे तुला हुआ है कि वो 15% जो मार्क्स हैं वो इंटरव्यू के देगा। अरे भैया, इंटरव्यू आप क्यों लेना चाह रहे हैं जब पूरे देश की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के तहत आगे बढ़ना चाह रही हैं, तो आप कह रहे हैं नहीं हम कुछ उनसे अलग हैं, इसलिए 15% पे हम निर्णय करेंगे। वो उनके मार्क्स से या उनसे तय नहीं करेंगे। हम कहेंगे कि उनका इंटरव्यू लेंगे और इंटरव्यू में हम देखेंगे कि किस बैकग्राउंड से आता है, किस खानदान से आता है, किस परिवार से आता है, किस कल्चरल बैकग्राउंड से आता है। और अगर उसका कल्चरल बैकग्राउंड और उसका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड हमसे मैच करेगा तो हम उसको 15% में यानी 15 मार्क्स देंगे, नहीं तो नहीं देंगे और उसको बाहर कर देंगे। अच्छा, आप प्रशासन के इस फैसले से नाखुश क्यों हैं? प्रशासन ने तो मौका दिया उन बच्चों को जिनके परसेंटेज कम आते थे किसी वजह से, अब वो CUT के जरिए अपना एडमिशन ले सकते हैं सरकारी कॉलेजों में। नहीं, जैसे कि मेरे एक साथी ने अपनी बात रखते हुए कहा कि कान को पकड़ने की बात है, किस तरह से पकड़ेंगे, आप सीधा पकड़ेंगे कि घुमा के पकड़ेंगे। तो ये अब लग रहा है कि आपको बस कान पकड़ने का तरीका सरल कर दिया, आपको भी मौका मिलेगा कान पकड़ने का, ठीक है। पर क्या इससे जो ज़मीनी हकीकत है उसमें कोई बदलाव आएगा? जैसे अगर मान लीजिए कि आप कट ऑफ से एडमिशन दे रहे हैं तो कितने छात्रों का एडमिशन होने वाला है? तब भी आपके पास अगर 75,000 सीट्स हैं तो 75,000 छात्रों का होगा। और आप जब एंट्रेंस से किसी को मौका दे रहे हैं कि आप आइए दाखिला लीजिए, तब कितने छात्रों का होगा? तब भी 75,000 का होगा। क्या इसमें तो जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे वही आएंगे ना? क्या आपने सीट बढ़ाई? हमें समझना पड़ेगा जब हम इस अमूर्त धारणा जो कि बनी बनाई समाज में फैली हुई प्रचारित धारणा है कि पढ़ने वाला बच्चा, हम कह रहे हैं कि कोई पढ़ने वाला बनता है और कोई कम पढ़ने वाला बनता है, क्या उसकी कंडीशंस उसके लिए उसको तैयार करती है? जैसे सरकारी स्कूल में आप रिजल्ट उठा के देखिएगा, एवरेज 60-70% मार्क्स आते हैं। क्या वहाँ के स्टूडेंट पढ़ना नहीं चाहते या बेहतर माहौल नहीं मिलता इस कारण से नहीं पढ़ पाते? क्या दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में परमानेंट टीचर्स हैं? क्या सभी सरकारी स्कूलों में बैठने की पूरी सुविधाएं हैं? आप जाइएगा दूर दराज के दिल्ली के इलाकों में, दिल्ली सरकार बहुत छाती पीट रही होगी कि या कंधा थपथपा रही होगी कि हमने बहुत अच्छे स्कूल्स कर दिए, पर आप जाके देखिएगा आज भी टाट पट्टी पे पढ़ाई हो रही है। DCW ने ये सर्वे किया था, वही घूमी थी MCD के स्कूलों में जहाँ पे महिलाओं के लिए शौचालय नहीं था। तो ये MCD के स्कूल तो बीजेपी के हैं। वो बीजेपी कांग्रेस है मुझे नहीं मालूम, मैं एक स्टूडेंट हूँ या दूसरा वो जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है वो तो स्टूडेंट शिक्षा लेने आ रहा है कि वो वहाँ पे राजनीति करने आ रहा है कि ये कांग्रेस का है, ये बीजेपी का है, ये आम आदमी का है। हम कह रहे हैं इस देश के जो सरकारी स्कूलों में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनके हालात क्या हैं, और जब उस माहौल में वो पढ़ेंगे। दिल्ली में ज़्यादातर जो छात्र MCD के स्कूलों में पढ़ते हैं वो घटिया शिक्षा लेते हैं। इसी तरह से हायर सेकेंडरी एजुकेशन जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं घटिया एजुकेशन होती है। यहाँ पे फिजिक्स का टीचर नहीं है, केमिस्ट्री का टीचर नहीं है, इंग्लिश के टीचर नहीं है। तो जब इस माहौल में सरकारी स्कूल से पढ़ेंगे जो छात्र जो पढ़ना चाहते हैं उनके मार्क्स कम आते हैं। और प्राइवेट स्कूल में क्योंकि आपके 20 बच्चों पे एक टीचर है, आपके पास घर में भी अच्छा माहौल है, तो ये कंडीशन जो है एक स्टूडेंट को पढ़ने वाला बनाती है और एक को कम पढ़ने वाला बनाती है। पर अब तो सरकारी स्कूलों में भी अच्छा माहौल कर दिया केजरीवाल ने, बता ये सरकार कह रही है। क्या मेरा आपसे सवाल है और आपके माध्यम से जनता के सामने ये प्रश्न है, क्या अगर सरकारी स्कूल अच्छे हो गए तो दिल्ली सरकार का एक मंत्री बताए जिसका बच्चा सरकारी स्कूलों में पढ़ता है? क्या मनीष सिसोदिया का बच्चा या उनके फैमिली का कोई परिवार का कोई रिलेटिव उनके सरकारी स्कूल में पढ़ता है? नहीं पढ़ता है। किसी मंत्री का बच्चा पढ़ता है? नहीं पढ़ता है। तो यानी कि ये केवल ढकोसला है, ये केवल कोरा झूठ है कि बस इसको प्रचारित करने का एजेंडा बनाया हुआ है कि सरकारी स्कूल अच्छे हो गए हैं। मेरा सवाल है कि आप बताइए कि कौन सा मंत्री का बच्चा पढ़ रहा है सरकारी स्कूल में? अगर नहीं पढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है।
यानी कि आपने बेहतर किया नहीं, आपने होर्डिंग में अच्छा कर दिया है, आपने एडवर्टीजमेंट में अच्छा कर दिया कि दिल्ली के सरकारी स्कूल अच्छे हो गए। हम नहीं मानते कि अच्छे हो गए हैं। अगर अच्छे हो जाते तो वहाँ पे मंत्री का बेटा भी पढ़ता, वहाँ पे अमीरों के बच्चे पढ़ने जाते हैं, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने नहीं जाते 10,000 रुपये की फीस देके। तो यानी कि दोहरी शिक्षा नीति है। दोहरी शिक्षा नीति में जिसको अच्छी फैसिलिटी, जिसके पास पैसा है, जिसके पास सब सहूलियतें हैं, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है और अच्छी शिक्षा ले रहा है और आगे बढ़ रहा है। और इसी तरह से जिनके पास अच्छी शिक्षा नहीं है, जिसके पास अच्छे पैसे नहीं है, वो सरकारी स्कूलों में जा रहे हैं और घटिया शिक्षा ले रहे हैं और पीछे रह जा रहे हैं। अब मान लीजिए वो कह रहे हैं हम मार्क्स, जो आप कह रहे थे, आपका प्रश्न था कि मार्क्स कमाते हैं, तो मार्क्स के आधार पे नहीं होगा, अब एंट्रेंस के आधार पे होगा। तो एंट्रेंस भी तो अब सरकारी स्कूल का बच्चा अगर अच्छा पढ़ रहा है और कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल गए हैं जहाँ पे पैसे में कोचिंग भी करवाई जा रही है, तो वो पास कर पाएगा, या जो सरकारी स्कूल में जिसके पास पैसा नहीं था वो यहाँ के एंट्रेंस को पास कर पाएगा? आप बताएं कौन छात्र वो उसको पास कर पाएगा? सीधी सी बात है, जिसके पास पैसा है, जो प्राइवेट कोचिंग कर पा रहा है, जो अच्छा स्कूल में पढ़ रहा है, वही इस एंट्रेंस को भी पास कर पाएगा। हम कह रहे हैं कि क्या इससे मूल समस्या का हल हुआ क्या? हमें कट ऑफ से एडमिशन दो, हमें परसेंटेज से एडमिशन दो, हमें CUET से एडमिशन दो, हम ये नहीं कह रहे। हम कह रहे हैं हमें एडमिशन दो। छात्रों को जो पढ़ नहीं पा रहा उनको दाखिला दो। 3 लाख छात्र, 4 लाख छात्र फॉर्म भरते हैं, आप 75,000 को दाखिला देते हैं। हम कह रहे हैं उन 4 लाख छात्र जो पढ़ना चाह रहे हैं उनको एडमिशन दो। आप ये आधार मत बनाइए, आप अपनी सीट की कमी को छिपाने के लिए अलग अलग तरीके का बार लगा दे रहे हैं कि कट ऑफ पार कीजिए या एंट्रेंस पार कीजिए। हम कह रहे हैं कि सीट बढ़ाइए और सबको दाखिला दीजिए, ये हमारी बुनियादी मांग है। 30 सालों में नए कॉलेज ना खुलना, इसकी वजह किसको मानते हैं? इसकी वजह जो भी सरकारें भारत में रही हैं वो उसकी वजह रही हैं, क्योंकि उन्होंने शिक्षा को कभी उनकी इच्छा शक्ति रही नहीं कि शिक्षा पे वो खर्च करे। 1966 में जो चीज़ कही गई कि 6% खर्च होना चाहिए बजट का, वो आज तक अगर खर्च नहीं हो रहा है, उसका 2.5 से 3% खर्च हो रहा है। तो हम जानते हैं कि इस बात को हम समझ रहे हैं कि सरकार ने अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाई है एजुकेशन को लेकर, और इसी कारण से नए कॉलेज नहीं खुले हैं, दिल्ली में नए यूनिवर्सिटीज़ नहीं खुली हैं, देश के अलग अलग इलाकों में नए कॉलेज, नई यूनिवर्सिटीज़ नहीं खुली हैं। इसी कारण छात्रों को यहाँ पर माइग्रेट करके आना पड़ रहा है। ठीक है, तो सरकार सीधे सीधे जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार एजुकेशन को प्राइवेटाइज करना चाह रही है ताकि उसमें जो प्राइवेट सेक्टर है वो मुनाफा कमाए। क्योंकि बच्चा पैदा हुआ है तो एजुकेशन तो लेगा ही। एजुकेशन लेने कहाँ जाएगा? गुरुकुल में तो नहीं जाएगा, किसी स्कूल में जाएगा, कॉलेज में जाएगा। और कॉलेज में अगर आप 5,000 में दे देंगे तो प्राइवेट कॉलेज मुनाफा कैसे कमाएगा? तो इसलिए आप अपनी सीट्स कम रखिए ताकि नए कॉलेज खुलेंगे, नए कॉलेज में बच्चे वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे उनसे पैसा लूटा जाएगा। यही हो रहा है। तो यानी सरकार की प्रायोरिटी नहीं रही है, इस कारण से आज ये सीट्स कमी की समस्या हम देख रहे हैं। अच्छा, तो आपने देखा यहाँ पर जो लगातार छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, इनकी मुख्य मांगे एक तो स्टीफन कॉलेज को लेके हैं, जो CUET को वो लागू नहीं कर रहे, 15% का वेटेज अपना दे रहे हैं अलग से। और दूसरी मांगे इनकी ये भी है कि लगातार जो दिल्ली के अंदर 30 सालों से यूनिवर्सिटी नहीं खोली गई नई, उनको भी खोला जाए और सभी जो गरीब तत्व के बच्चे हैं उनको एडमिशन दिया जाए।